स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। हम लोग 5वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास है 7th और हिस्ट्री का ये पीरियड चल रहा है। हिस्ट्री का हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले तीसरा और चौथा चैप्टर जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आप लोग इसी तरह के अगर इन्फॉर्मेटिव और NCERT बेस्ड वीडियोस चाहते हैं तो फिर आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। दूसरा ये है कि टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। जो भी हम यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक टेस्ट कंडक्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आप लोग चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर का नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हमने देखा कि राज्यों का उत्थान हुआ, फिर पतन भी हो गया, ठीक है। जैसे मुगल साम्राज्य 1526 में स्टार्ट हुआ और फिर 1857 में ख़त्म हो गया, ठीक है। इस उठापटक के बीच क्या हुआ कि कलाओं और दस्तकारियों का भी जो ऐसी गतिविधियां भी जो है वो गाँवों में और शहरों में फली फूली, ठीक। दस्तकारी का मतलब क्या है? कलाओं का मतलब कि आर्ट्स, और जो कि कलाकृतियाँ होती थी जो बनाई जाती थी, एक तरह से उकेरी जाती थी, उनको आर्ट कहते हैं। और दस्तकारी का जो हाथ से बनाई जाती थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी को धागे से बनाया जाता हो, लेकिन हाथ से जो कलाकारियाँ की जाती थी, जैसे कोई टोकरी बनाना हो, किसी तरह का चित्र बनाना हो, तो उसको दस्तकारी कहते हैं, ठीक है। एक लंबे समय अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए। अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन जो है अलग अलग हुए, अलग अलग समाज में अलग अलग, क्योंकि समाज जो था वो अलग अलग था हर जगह, ठीक है। एक जैसे समाज नहीं थे। कुछ जगह वर्णा सिस्टम चल रहे थे और कुछ जगह जो है वर्णा सिस्टम नहीं चलते थे। जैसे कि जनजातीय समाज थे, वहाँ वर्णा सिस्टम नहीं चलता था। अब ब्राह्मणों द्वारा ये सुझाया गया था, जिसको बड़े बड़े राजा और राज्य जो है वो स्वीकार कर चुके थे। यहाँ पे ऊंच नीच और गरीबी अमीरी का फासला जो है बढ़ गया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों काल में जो श्रेणीबद्ध समाज था वो जटिल हो चुका था, ठीक है। चलिए, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए कर्मकांडों को नहीं मानते थे। अब कर्मकांड क्या होता है कि एक विधि होती है जिसमें आप यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसको कर्मकांड कहते हैं, ठीक है। अब अक्सर ऐसे समाज जो है जनजातीय समाज कहलाते थे। प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य थे वो नातेदारी से संबंध में आपस में जुड़े होते थे, एक दूसरे के यहाँ ही रिश्ता करते थे, ठीक है। वैवाहिक संबंध वगैरह सब वो आपस में ही होता था उनका, ठीक है। पर कई जनजातियाँ खेती से जुड़े हुए थे। लोग कृषि पे आधारित थे, ठीक है। अपने जीवन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते थे। दूसरे जनजाति भी थे जो शिकारी थे और संग्राहक के अलावा पशुपालक भी थे, ठीक है। यानी पशुओं को पालते थे और शिकार करते थे, और दूसरा की भोजन का वो एक जगह संग्रह भी करते थे। लेकिन कुछ ऐसी जनजातियाँ भी थी जो एक जगह नहीं टिक के रहती थी। वो उन जनजातियों को खानाबदोश जनजाति कहते हैं, ठीक है। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करते थे और इस गतिविधियों में मिला जुला जो रूप अपनाते थे उनमें खानाबदोश जनजाति थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे ऐसी जनजाति। मोस्टली ये जनजाति जो होती थी एक व्यापारी की तरह काम करती थी, एक जगह से सामान लेती दूसरी जगह बेचती थी। इसलिए जो है अपने और इनके पास ये मोस्टली डिपेंड होते थे अपने पशुओं पे, ठीक है। जो पशु ये पालते थे, चाहे भेड़, बकरी हो, ऊँट हो, बैल हो, तो इन सब पे ही डिपेंड करते थे। उन्हीं से जो इनको मिलती थी रोजी रोटी, उस पे ये डिपेंड होते थे, ठीक है। चलिए, संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण भी रखते थे ये लोग आपस में जो होता था, और परिवार के बीच जो नियम तय होता था उसी पे खुद ये बंटवारा कर लेते थे आपस में। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों और पहाड़ों, रेगिस्तान, इन सब दुर्गम जगहों पर, दुर्गम जगह का मतलब हुआ कि जहाँ आने जाने का रास्ता जो है बहुत ही छोटा हो, नैरो हो, निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव। जैसे विभाजन मतलब कि जाति आधारित विभाजन मतलब वर्णा सिस्टम, ऐसे लोग होते थे। अक्सर ये उत्तर भारत में इस तरह का सिस्टम चलता था, तो और ये लोग पूर्वी और पश्चिमी भारत में बसे होते थे, दक्षिणी भारत में, तो इनसे इनका टकराव भी होता था, ठीक। और कई मायनों में इन जनजातियों में अपनी आज़ादी को बरकरार रखा। अब ये ऐसा नहीं हुआ कि वर्णा सिस्टम इन्होंने अपना लिया या उनकी संस्कृति अपना ली,
और अपनी संस्कृति को भी बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म के ज़रूरतों के एक दूसरे पे, मतलब कि ऐसा नहीं था कि अब एक दूसरे से टकराव हो रहा है तो एक दूसरे पर आधारित नहीं थे। अब कुछ जो वर्ना सिस्टम होते थे उनका अपना समाज था, संस्कृति था, लेकिन इन जनजातियों का भी अपना, लेकिन एक दूसरे पे वो डिपेंड होते थे। जैसे कि बिजनेस करना हो, किसी भी कोई भी जंगल की संपदा चाहिए तो इस तरह के काम उनको दिया जाता था, जैसे अनाज पहुंचाना हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए, अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अब इस तरह की चीज़ें लेन देन चलती थी तो फिर धीरे धीरे ये समाज बदले, ठीक है। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति भी अपने बारे में कुछ लिखते उखते नहीं थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज जो है वो मौखिक तौर पर रखते थे, यानी एक दूसरे से बोल के या फिर उसको अपना के रखते थे और उनका संरक्षण करते थे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये विरासतें जाती थी, यानी कि कोई परंपरा है तो वो एक पीढ़ी में जो चल रही है वही दूसरी पीढ़ी में चलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इनकी जो वाचिक परंपरा है उसी का इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक है, यहाँ देखिए खोखर जनजाति आप पंजाब का देख सकते हैं, ठीक। अभी मैप पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, पंजाब में खोखर जनजाति और 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत शक्तिशाली हो गए। यहाँ के बाद जो है गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसबदार वही जिनको एक जागीर दी जाती थी, एक जगह नहीं रहते थे वो, लेकिन दूसरी जगह अपने मतलब एक देश के किसी और कोने में वो अपनी सेवा दे रहे होते थे, लेकिन उनको एक दूसरे देश के दूसरे कोने का मनसबदार बनाया जाता था और वहाँ पे कर वसूला जाता था उनके नौकरों के द्वारा, समझ गए। चलिए, मुल्तान और सिंध मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला इलाका जो है भारत का, ठीक है, भारत का ये वाला जो इलाका है जो पाकिस्तान की तरफ है, उत्तर पश्चिम एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसको बलोच कहते थे। बलोच अभी बलूचिस्तान कहते हैं इसको, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। पश्चिमी हिमालय में गड़ियों की जनजाति रहती थी पश्चिमी हिमालय में। अब हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसको गड़िया, वहाँ पे गड़िया जनजाति रहती थी, ठीक ना, गड्डी गड़िया जनजाति। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी नागा अहोम, अब उत्तर पूर्व पे आइएगा तो नागा अहोम ये लोग जो है इस भाग पे इस तरह की जनजाति, तो मतलब कहने का कि हर तरफ इस उपमहाद्वीप के हर तरफ कोई ना कोई जनजाति रहती थी, ठीक है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। चेर देखेंगे यहाँ पे, ये सरदार शाही मतलब सरदार, इनका ना जो कबीला होता था उसमें एक सरदार होता था, ठीक है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने इनको 1591 में हरा दिया था, ठीक है। चेर लोगों पर हमला किया और उनको हरा दिया और उनसे जो है अच्छा खासा माल इन्होंने इकट्ठा किया, लूटा, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाया गया, उनको गुलाम नहीं, लेकिन औरंगजेब के समय में इनको गुलाम बना लिया गया, ठीक है। चेरों पे कब्जा कर लिया और फिर इनको अपना गुलाम बनाया गया, अपने अधीनस्थ कर लिया गया, अपने राज्य में मिला लिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संथाल भी है, ठीक। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ना बिहार झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र भी इनके अंदर था। चलिए, कुछ जो साइड में दिए हुए इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जिसको संताल चित्र कहते हैं, तो संताल लोग जो है इस तरह के चित्र बनाया करते थे और इसको संताल चित्र कहते हैं, ठीक। तो ये जनजातीय नृत्य का एक चित्र है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह के चित्र, इसको गौर से देखिए, इस तरह के चित्र अगर आपको कहीं मिले तो आप समझ जाइए क्या ये संताल चित्र इस तरह के होते थे जो जनजातीय नृत्य का चित्र बनाया करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है साइड में, ठीक। प्रमुख भारतीय जनजातियों का क्षेत्र, कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते थे जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते थे। जनजातीय संगठन पर मतलब मान लीजिए कि ये
है कोई इंसान, अब इसके 2 बेटे हैं, फिर उसके 4 बेटे हैं, तो इस तरह जो इस पूर्वज से जुड़े हुए सब लोग हैं, ये सब एक ही परिवार, एक ही कुल के लोग होते थे। ठीक है, और इनकी जो नातेदारी और कुल संबंधी निष्ठा होती थी उसी पे आधारित होता था इनका। ठीक, अब थोड़ा सा मैप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इलाके में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो बलूचिस्तान का तो मैंने बता दिया कि बलोच है, ये पाकिस्तान का एरिया है अभी भी। ठीक है, गख्खर जो कि आप अभी हम लोगों ने बात किया, खोखर गख्खर ये सब जो है हिमालय के तरफ है, और ये पूर्वी मतलब पश्चिमी पंजाब का हिस्सा भी आता है। ठीक है, और इसी सिंधु नदी के किनारे ही जंजुहा, लंघा, अरघुन ये सब अभी हमने पढ़ा। और भील जो है मोस्टली ये पश्चिमी इलाका है भारत का, जिसको बोले तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये 3 जो आपको दिख रहे हैं गुजरात के अंदर हैं। गोंड इलाका जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका है। चेर और मुंडा के बारे में आपने झारखंड और बिहार और उड़ीसा, बंगाल ये सब तो आपने देख लिया। अहोम जो है वो मोस्टली नागा और नागालैंड का भी जो इलाका है, अहोम जो है नागालैंड और असम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी आप कोयास और खोंड के बारे में पढ़ेंगे तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का इलाका है। बाकी मारवाड़ नीचे आप तमिलनाडु देख लीजिए। ठीक है, कोरोगी और इसको अपना भील, कोली ये सब महाराष्ट्र में रहते हैं। ये एक बार आप मैप के ऊपर जो है अच्छे से देख लेंगे कि कौन सा इलाका पड़ता है राज्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शक्तिशाली जनजातियाँ तो होने लगी जिसमें बलोच है, ये लोग अलग अलग मुखियाओं में कई छोटे कुलों में बटे हुए थे, ये सब हम लोग पढ़ लिया था। ठीक है, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाके ये भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें मान सिंह ने और औरंगजेब ने इस पे जो है चेरों पे हमला करके उनको अपने अधीनस्थ कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली बेराद जो अभी हम लोगों ने बात किया, कोली बेराद और ये लोग भील वगैरह जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, कुछ और दक्षिण में कोराग, वेतर। एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा कि कहाँ कहाँ कौन से जनजातियाँ रहते थे। विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत, पश्चिमी और मध्य भारत कहने का मतलब वही मध्य प्रदेश और गुजरात का जो इलाका है। ठीक है, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतियर हो गए और कुछ लोग जो है जमींदार बन गए। अब कुछ जनजातियाँ जो थी वो अब जमींदार कहलाने लगी और कृषक होने लगे। ठीक है, भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अभी बताया था छत्तीसगढ़ का इलाका। ठीक है, बाकी चित्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये चित्र जो है वो एक रात का चित्र है जो कि भील लोगों के द्वारा हिरण का शिकार जो किया जा रहा है उसका चित्र है। ठीक है, और ये यहाँ पे मेवा इकट्ठा कर रहे हैं खाना बदोश लोग जो दूसरी जगह बेचते थे उसको। ठीक है, चलिए खाना बदोश के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? तो खाना बदोश जो है वो चरवाहे खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन जो है दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय यानी कि व्यापार करते थे। ठीक है, और कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। ठीक, कुछ खाना बदोश इस तरह का काम करते थे कि दूसरे से भाड़े पे भी अपने जो उनके पास पशु होते थे जैसे बैल होता था तो उस पर ढुलाई का काम करते थे भाड़े पे भी। ठीक है, सामानों की ढुलाई करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। अब कुछ सामान ऐसे यहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो उसको ले लेते थे, दूसरी जगह जाके जहाँ महंगा बिक रहा है तो वहाँ वो बेच देते थे। इस तरह वो व्यापारी भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। अब एक जो जनजाति थी बंजारा, ठीक है, वो खाना बदोश का एक मतलब टाइप था, तो वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। उनके कारवा को क्या कहा जाता था? टांडा। जो उनका कारवा होता था, लगभग 700-800 लोग होते थे एक कारवा के अंदर, बहुत सारे जानवर होते थे, बहुत सारे परिवार होते थे, तो उनको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ लगा दिल्ली सल्तनत के अंदर बंजारों का ही इस्तेमाल किया करते थे बाज़ारों तक अनाज ढुलाई करने के लिए। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने, अब मुग़ल काल में भी ये चीज़ था, अपने संस्मरणों में यानी कि याद करते हुए जो चीज़ें लिखी थी उसमें बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है, सैन्य अभियानों के दौरान भी मुग़ल सेना को खाद्यान्न पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 1 लाख बैल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बंजारे, अब बंजारे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। किस तरह का वर्णन किया है? सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई, यानी पूरे ग्रुप से। 14,000 बैल थे जिसमें सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। वे बंजारे लोग पूरी घर गृहस्थी, बीवी बाल बच्चे अपने साथ लेके चलते थे। टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका जो है वो भार वाहकों से मिलता जुलता था। वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार तो सौदागरों द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन खुद भी सौदागर होते। सौदागर मतलब कि जो बड़े व्यापारी होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता था वहाँ से वो खरीद लेते थे और दूसरी जगह ले जाके जहाँ महंगा होता था वहाँ बेच देते थे। फिर ऐसी चीज़ें वहाँ से लाद लेते थे जो वहाँ पे सस्ते होता था, मुनाफे के साथ कहीं और फिर बेच देते थे। टांडा में 600 से 700 लोग होते थे और 6 से 7 मील एक दिन में चलते थे। 1 मील मतलब 1.6 समथिंग होगा। ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर तो आप देख लीजिए, 10.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो लोग चलते थे एक दिन के अंदर। ठंडी मौसम, यहाँ की ठंडी मौसम में भी अपने गाय बैलों को सामान उतारने के बाद वो जो वहाँ पे चारागाह होता था वहाँ खुला छोड़ देते थे, क्योंकि ज़मीन पर्याप्त थी और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, ये एक पीटर मंडी का लिखा हुआ बंजारों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और साइड में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे, मतलब पशुओं की ही उत्पादन पे वो निर्भर करते थे, जो अपनी रेवर और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नृतक, गायक मतलब नाच गाना करने वाले, तमाशाबीन तमाशा दिखाने वाले, भ्रमणशील मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। ठीक है, अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। अब यहाँ से 1 साल तक यात्रा किया, वो यहाँ पहुँचे, फिर लेकिन एक बार यहाँ लौट के जरूर आते थे साल भर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेच देते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंड आपने देखा होगा, सरकंड जो होता है उससे रस्सी बनती है, मतलब इस तरह का होता है एक डंठल। ठीक है, इस तरह का फूल होता है, ठीक, इस तरह के पेड़ होते हैं, फिर इसमें फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सरकंड का एक पेड़ होता है, देखिएगा गांव घर में बहुत सारे होते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं इसको तोड़ तोड़ के। चलिए, छोटे मोटे फेरी वाले के बारे में हमने देख लिया था। एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते हैं ये लोग, रस्सी सरकंडे की और सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। हम लोग जो भीख मांगने वाले होते थे वो भी सौदागरों का काम करते थे, मतलब कि वो लोग भी एक सामान को दूसरी जगह से खरीदते थे या बनाते थे, फिर उसको दूसरी जगह बेच देते थे। नर्तकों, गायकों यानी गाने तमाशाबीन करने वाले जो जनजातियाँ होती थी वो भी विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। साइड में जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं पिक्चर के बारे में। ठीक है, अब ये कांस्य मगरमच्छ है, ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज कहते हैं। कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, ठीक है, नई हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। अब जो वर्णा सिस्टम चल रहा था उसमें छोटी छोटी जातियां जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ये लोग उभरने लगे। अब इनको ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आने लगे। अब ब्राह्मण भी जो थे उसमें भी नई नई जातियाँ आने लगी। दूसरी ओर कई जनजातीय और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। अब जो
पहले जनजाति होती थी, अब जो वर्णा सिस्टम है उसमें उनको शामिल कर लिया। कुछ लोग राजपूत बने, कुछ लोग ब्राह्मण बन गए, कुछ लोग निचली जाति में चले गए। ठीक है, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषता प्राप्त जो लोग हुनर के हिसाब से, अब जिस तरह का उनको हुनर था उस हिसाब से उनको फिर एक जाति बना दी गई। जैसे सुनार की एक जाति बना दी गई, लोहार, ये लोग पहले जो अभी सुनार लोहार ये सब है, ये सब पहले एक जनजाति हुआ करते थे, लेकिन इनको फिर वर्णा सिस्टम के अंदर एक जाति के अंदर इनको मान्यता दे दी गई। ठीक है, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन आधार बन गया। अब वर्णा सिस्टम खत्म हो गया, अब जो है जाति समाज एक आधार बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जाति व विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उआई कोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, जो कि अध्याय 2 में है, विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकार यानी जो रथ बनाते थे, सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला यानी जो कि एक तरह का आर्ट है, ठीक ना, वास्तुकला मतलब कुछ बनाना घर वगैरह पे, ठीक, या घर वगैरह बनाना, कुछ मंडप वगैरह बनाना, मंदिर का द्वार बनाना, मूर्तियां बनाना, ये जो वास्तुकला का के अंदर आता है। ठीक है, बलि के लिए लकड़ियों का सामान साज तैयार करना, मंडप बनाना, और राजा के लिए जेवर वगैरह, तो इन लोगों को भी एक जाति के अंदर जो है तमिलनाडु के अंदर शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए, कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच एक नए राजपूत का, गोत्रों का जो है वो अब उदय हो गया। ठीक है, जिसमें चंदेल और चालुक्य लोग जो थे, हून लोग थे, उनको अब इनमें शामिल कर लिया गया। ये एक तरह का जो है, एक तरीके से ये लोग राजपूत जो जनजाति जाति जो होती थी उसमें इनको शामिल हो गए। ठीक है, दूसरी वंश परंपराओं से आते थे ये लोग। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई जो कुल है राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों पर, यानी जो मैदानी इलाका होता था जहाँ पे कृषि अच्छी होती थी, कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। ठीक, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार के शासक। अब मान लीजिए कि कोई जनजाति होती थी, जैसे कि भील ले लेते हैं, ठीक है, अब इसमें जो सरदार होते थे, जो जिनका परिवार एक समृद्ध होता था, सरदार होते थे, या फिर यहाँ का जो मुखिया होता था, वही उच्च जाति में ही वही उच्च जाति को प्राप्त होता था, मतलब वही उच्च जाति में जा सकता था। अब जो और लोग उनके थे कबीले के लोग, वो लोग क्या होते थे, वो निचली जाति में चले जाते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुए। अब यही लोग शासक हुए। ठीक है, और इन्हीं को क्षत्रिय या फिर इन्हीं को राजपूत कहा गया। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम जो इलाका है पाकिस्तान की तरफ का, वो सरहद की प्रभावशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को कबूल कर लिया। अब जो पाकिस्तान का इलाका था, उधर जो जनजाति थी, उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को जो है नकारते हुए सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जो प्रस्तावित गैर बराबरी यानी छुआछूत, ऊंच नीच जो था, उसको, सामाजिक व्यवस्था को नहीं माना। ठीक है, उसको नकार दिया, बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों लोगों के बीच बहुत सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अब देखिए नज़दीक से एक नज़र, गोंड जनजाति है। अब गोंड जो अपने छत्तीसगढ़ का इलाका और जो महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ गोंड जनजाति होती थी। ठीक है, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। अब ठीक है, वन प्रदेश मतलब ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा का जो है ये एक वन का इलाका है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब का इलाका है। ठीक है, नर्मदा नदी आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तप्ती नदी ये दिख रही है, तो ये वो इलाका है मध्य भारत का। ठीक, तो वे स्थानांतरीय कृषि करते थे, यानी कि जगह बदल बदल के जो कृषि होती है, झूम खेती जिसको कहते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, उनके राजा को राय या राजा कहा जाता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय बड़े बड़े गोंड राज्य जो है छोटे सरदारों पे हावी होने लगे, कब्जा करने लगे, एक तरह से समझिए तो। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित की गई गढ़
कटंगा के गोंड राज में, गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई, ठीक ना। ये सेंट्रल, मतलब एक सेंटर से ही पूरे राज्य के, मान लीजिए ये इलाका मान लीजिए सेंटर है और यहाँ से पूरे जो है राज्य पे उनका नियंत्रण होता था। इसी को केंद्रीकृत कहते हैं, ठीक है। यानी एक जगह से पूरे चारों तरफ कंट्रोल हो, ठीक है। राज्य गढ़ों में विभाजित हो गए। अब एक राज्य होता था, उसका एक गढ़ होता था, एक पार्ट को गढ़ कहा जाता था। गढ़ों में जैसे आज के डेट में राज्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं, देश जो है वो राज्य में बटे हुए हैं, ठीक। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल, अब सबका कुल होता था, ठीक है, उस कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँव में, अब इस जो गढ़ के अंदर जो है 84 गाँव होते थे, ठीक, उसमें विभाजित होता था, जिन्हें 84 कहा जाता था। चलिए, 84 का उप विभाजन जो है बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव में मिलाकर बनते थे। अब जो 84 गांव होते थे उनको फिर जो है डिवाइड किया जाता था बरहोतों में, जो 12-12 गांव मिला के बने होते थे, ठीक। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। अब कोई शक्तिशाली हो रहा है, कोई गरीब है बेचारा, तो अब इस तरह से ऊंच नीच बढ़ने लगा। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में, अब जो गोंड लोग थे उनको अब राजपूत के रूप में, क्योंकि वो लोग शासक वर्ग से आते थे, क्षत्रिय खुद को कहते थे, तो वो राजपूत वर्ग में उनको मान्यता दे दी गई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि ली। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैवाहिक संबंध भी अलग अलग राजाओं से बनने लगे थे। दलपत की मृत्यु जो है कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन करना स्टार्ट कर दिया और कमान संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उसने जो है समर्पण कर दिया, ठीक। मुगल साम्राज्य फिर यहाँ पे स्थापित हो गया। और एक नक्काशी देख लीजिए, एक नक्काशीदार दरवाज़ा है गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है। बस्तर जो है पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अब जो है ये बस्तर क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने समर्पण करने के बजाय जो है समर्पण नहीं किया, उन्होंने जो उसके बजाय जो है मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मर गया, ठीक है। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी, बहुतायत में हाथियाँ लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया गया। अब देखिए अपने लोग ही धोखा करते थे उस समय, ठीक है। चंदर शाह ने साथ दिया था मुगलों का। खैर, गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे, ठीक। और वो लोग जो है बुंदेलों से और मराठों से हार गए। अब इस तरह आप देखेंगे मैप, ठीक है, इस तरह मैप अगर आप देखेंगे, सॉरी इतना अच्छा नहीं आता बनाने। अब इस तरह का मैप आप देखेंगे तो ये जो है वो गढ़ कटंगा का क्षेत्र था और यहाँ पे बुंदेल क्षेत्र है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद ये इलाका जो था महाराष्ट्र का, ये मराठाओं का था। तो इनसे संघर्ष इनका होता था, ठीक है। तो इनसे हार गए वो और धीरे धीरे जो गढ़ कटंगा था उसका पतन हो गया। अब अहोम राज के बारे में थोड़ा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन साइड में दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर एक इन्फॉर्मेशन साइड छूट रहा है, उसको देख लेते हैं। ये गोंड महिला है,
ठीक है, गोंड महिला उस जो जनजाति होते थे उनमें से उनकी चित्र है। स्थानांतरीय कृषि मतलब जो कृषि, ऐसी कृषि जो वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था, उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता था। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था। यानी पहले मान लीजिए कि यहाँ पे जंगल हो तो उसको काट छाट देते थे या जला देते थे, फिर उसके राख में ही बो देते थे फसल को। ठीक है, जब इस यहाँ पे खेती करते करते अब यहाँ की उर्वरता जो है मिट्टी की ख़त्म होती थी तो फिर दूसरा इलाका साफ़ किया जाता था, फिर यहाँ पे सेम इसी तरह खेती की जाती, तो इसको स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार, ठीक, अब ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे मैप दे दिया है इन्होंने। तो अहोम जो है ये म्यांमार का इलाका है और ये इलाका जो है असम का, यहाँ पे अहोम राज्य था। ठीक, जो अहोम जनजाति थी उनका यहाँ पे राज्य था। चलिए, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्रा घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी, ठीक है, भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 में चूटियों और कोच हाजों को 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। ठीक है, पूरे इलाके पे उनका ये जो उत्तर पूर्व का ये क्षेत्र है वो पूरा अहोम राज्य कहलाता था उस समय। ठीक है, ये सातों जो अभी राज्य दिख रहे हैं आपको सिक्किम को छोड़ के, ठीक, अहोम राज्य कहलाता था। 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम मतलब इस इलाका, ये जो नीचे का इलाका है ना, तो ये इलाका जो हो गया ये दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। मीर जुमला जो था वो उसके नेतृत्व में, ये सेनापति था उस समय जो मुगलों के का सेनापति जिसने अहोम राज्य पे हमला किया था। ठीक है, 1662 में। अब क्या हुआ कि बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी सीधे सीधे नियंत्रण जो है ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है साइड में तो वो देख लेते हैं। मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? बाकी ये सवाल है, एक बार देख लीजिए क्यों करना चाहते थे। ठीक, क्योंकि वहाँ पे हाथी, ठीक ना, बहुत याद में मिलते थे। ठीक है, चलिए, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार मतलब कि यहाँ पे इस तरह का काम लिया जाता था लोगों से, ठीक ना, जिनको रखा जाता था कि कुछ थोड़ा उनको मेहनताना दे दिया जाता था और उसके बदले जो है काम लिया जाता था। ठीक है, भाड़े पे लोग रहते थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम करवा लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, ठीक है, जिनसे जबरन काम करवाया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते थे एक पार्ट में, उनको फिर यहाँ से दूसरी जगह जहाँ पे कम होते थे लोग, वहाँ पे इनको यहाँ से भेज दिया जाता था, लोगों को वहाँ पे बसाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था, यानी सेंट्रल हो चुका था। अब पूरा जो है कंट्रोल वो सेंटर के हाथ में था। ठीक है, लगभग सभी वयस्क पुरुष जो है युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वो बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि निर्माण, अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती नई तरीके से भी अमल में लाए थे। ठीक है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था। ठीक है, जिन्हें खेल कहा जाता था। इनके कुल को क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ बहुत कम जातियाँ थी। ठीक है, दस्तकारों की जो लोग हाथ से बनाते थे सामान, उनकी कम जातियाँ थी।
इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के यानी निकटवर्ती क्षेत्र यानी अगल बगल के जो क्षेत्र थे वहाँ से फिर अहोम राज्य में बहुत सारे दस्तकार आए थे। एक खेल के नियंत्रण में यानी एक कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, अब जो ज़मीन जो है वो समुदाय को दी जाती थी, लेकिन अब राजा भी इस ज़मीन को वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में हम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। शुरुआत में क्या करते थे, जनजातीय जो देवता होते थे उनके जो कुल देवता होते थे, कुल देवता उनकी उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। अभी जो देख रहे हैं आप असम और हिंदू धर्म वहाँ पे फैला हुआ वो 18वीं शताब्दी में लगभग फैला। ठीक है, 1714 से लेके 44। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज के एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। ठीक है, कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दिए जाते थे। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। अहोम भाषा भी थी एक अलग, और आज जो असमिया भाषा है वो भी थी उस समय। ठीक है, अब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो देख लेते हैं। ये कान के आभूषण है जो कि नागा जनजाति मणिपुर में मिले हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखते हैं कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय समाज जो है वो आपस में मिलने लगे। ठीक, एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने लोगों दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीविकाएं अपनाए। कालांतर में उन्हें कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था को सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। ठीक है, आज भी जो जनजाति आपको दिखती है वो उस समय जो नकार दिया वो लोग अभी जनजाति के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ जनजातियों ने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और उसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अब संथाल जो आपको 18वीं-19वीं शताब्दी में जो लड़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर मुंडा जनजाति जो अंग्रेजों से, वो यही लोग थे जिन्होंने उस समय इस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को ठुकरा दिया था और अपनी जो उनकी संस्कृति थी उसी को जिंदा रखा उन्होंने। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये बीज शब्द है, इसको देख लीजिएगा। वर्ण, जाति, टांडा क्या है सबको मैंने लगभग एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर कुछ छूट गया है तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।